कई बार समय समय पर हमने मुख्यमंत्री जी को या हमारे सरकार में बैठे अलग अलग मंत्रियों को हमने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन वो काम होता नहीं। आंदोलन करने का पर्याय हमेशा हमारे सामने खुला रहता है, लेकिन चूंकि अपनी सरकार है और किसी प्रकार का आंदोलन करेंगे तो सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट हो सकता है, इसलिए हम टालते हैं। आज हमने सोचा है कि नहीं, जनता का हक और हित ज्यादा जरूरी है और इसके लिए सरकार का एम्बैरेसमेंट होता है तो भी होने दो, लेकिन आंदोलन का रास्ता अगर एकमात्र रास्ता बचता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा संजय जी, आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण ने आज कहा कि जो राजनीतिक पार्टी या राजनेता दूसरी पार्टी में जो है वो भी और आम लोग अफसर जो है जो उनके विचारों से सहमत है, आम आदमी को अधिकार दिलाने के लिए ऐसे राजनेता और लोग उनके साथ शामिल हो जाएं। आप बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस के और उस विचार पर देखिए आपने भी अभी बिल्कुल बुझा दिया है। आम आदमी पार्टी अगर आपको अप्रोच करे तो क्या आप शामिल होंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं और कांग्रेस पार्टी का ही सांसद रहूंगा और कांग्रेस पार्टी की जो साख है, कांग्रेस पार्टी का आम आदमी के बीच जो मान सम्मान है उसकी रक्षा करने के लिए मुद्दा उठा रहा हूं और बिल्कुल आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से जो कदम उठाया जाएगा उससे आम आदमी के बीच, मुंबई के सर्वसामान्य जनता के बीच मेरी पार्टी का एक मान सम्मान बढ़ेगा और जनता को न्याय मिलेगा। इसके लिए कदम उठा रहा हूं। कौन किस पार्टी में जा रहा है वो उनका विषय है, आम आदमी का या बाकी लोगों का विषय है। मेरा विषय कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते यह विषय लोगों के सामने रख रहा हूं, सरकार के सामने रख रहा हूं। उससे ऐसा लगता है कि ये सुझाव दे रहे हैं या फिर अपनी धमकी के तौर पर कांग्रेस को चिता रहे हैं? अब इसमें आप जो पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। आपको शायद पता नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हमारे जो 3-3 सालों से पेंडिंग पड़े। हम लोग मंत्रालय में मीटिंग लेते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी कई बार चर्चा करके आए हैं, काम होता ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता के प्रश्नों पर आंदोलन करने के लिए भी तैयार होना चाहिए हमें, ऐसी मेरी भूमिका है। अनशन करना सिर्फ अन्ना हजारे जी का एक जो प्राथमिक अधिकार नहीं है, ये हमारा भी मूलभूत अधिकार है, लेकिन हम ये सब रास्ता आमतौर पर नहीं अख्तियार करते क्योंकि हमारी यहाँ सरकार है। लेकिन कब तक हम इंतजार करेंगे? हमें अगर समय आया तो जनता के सवालों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आप सरकार को इस विषय में आखिरी फैसला करने के लिए मैंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी तत्काल प्रभाव से। अब तत्काल प्रभाव में 24 घंटे भी हो सकता है, 48 घंटे भी हो सकता है। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में एक सकारात्मक निर्णय लें, वरना मैं अपनी पार्टी के तमाम साथियों के साथ बैठ करके आंदोलन की भूमिका पर विचार करूंगा। डेडलाइन क्या होगा? मैं देखता हूं 1-2 दिन में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, अगर उनके पास समय होगा तो मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और इस विषय को उनके समक्ष रखूंगा कि अगर सब्सिडी देने की बात अगर निकल के, आमतौर पर जब भी यह विषय आता है तो कंपनियां और जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो हमारी सरकार को सजेस्ट करते हैं सब्सिडी दे दीजिए। सब्सिडी कंपनियों को मिल जाता है, सब्सिडी का फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है, सब्सिडी का फायदा कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है। जैसे 3.5 रुपए से लेकर के कुछ उसके आसपास का पूरा रेट चल रहा है अभी। अगर कोई सब्सिडी हम दे रहे हैं तो 3.5 रुपए की जगह घट करके अलग अलग स्लैब में कितना आ रहा है, 30 यूनिट वालों को कितना मिलेगा, 100 यूनिट वालों को कितना फायदा होगा, 200 यूनिट वालों को कितना फायदा होगा, 400 वालों को कितना, 500 वालों को कितना, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की है कि आप इसकी एक गारंटी दीजिए। आप पहले व्यक्ति नहीं है जो मौजूदा तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो है स्पष्ट रूप से लोगों के पक्ष में खड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलिंद देवड़ा ने केम्पा-कोला का विषय हो, आदर्श का मामला हो, खुलकर सरकार का विरोध किया था। अब आप भी इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। क्या हम इसका मतलब ये निकालें कि मौजूदा सरकार जनता के पक्ष में काम नहीं कर रही है, जिसका गुस्सा आप झेल रहे हैं? देखिए, सरकार में बैठे लोगों की एक अपनी भूमिका होती है और वो शासन प्रमुख या शासन के प्रतिनिधि होने के नाते अपनी भूमिका लेके चलते हैं और उसके तहत बहुत सारे नियम कानून कायदों का एक दबाव रहता है। हम शासन में नहीं है, हम जनता के बीच है और जनता के प्रश्नों पर हमें जूझना पड़ता है। तो ऐसे में जनता से जुड़े प्रश्नों पर कैसे एक राजनीतिक रास्ता निकालना है और कैसे हमारी बातों को मान करके शासकीय कामकाज के बीच से रास्ता निकालना है, ऐसी अपेक्षा हमें करना पड़ेगा और हम करते रहते हैं। ये जो पहल हुई है आम आदमी पार्टी को देखकर, जैसे कि आपने लेटर में उल्लेख हुआ, दूसरी पहल जो होगी महंगाई या भ्रष्टाचार को लेकर, तो आम आदमी पार्टी के काम को देखकर होगी या ऐसे और भी मुद्दे हैं महंगाई के, जैसे अनाज पर? नहीं, आप कृपया करके उस विषय के ऊपर ध्यान दीजिए। आम आदमी पार्टी ने पानी का भी विषय रखा, मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया।
क्योंकि 700 लीटर हर आदमी को पानी चाहिए ही नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है उस हिसाब से 150 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पर्याप्त है। हमारे यहाँ मुंबई में पहले 50-55 लीटर पानी मिलता था लोगों को, अब वो बढ़कर के मेरे ख्याल से 70-75 लीटर प्रति व्यक्ति हो गया है। हमारी अपेक्षा होगी कि इसको 100-125 लीटर तक पहुंचाने की कोशिश करें। 700 लीटर पानी दो, फ्री में पानी दो, मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण मांग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पानी इतना भी महंगा नहीं है कि लोग परेशान हैं। हम झोपड़पट्टियों में जाते हैं, लोग कहते हैं साहब पानी जो 2 घंटे आ रहा है उसका आधे घंटे और बढ़ा दो, पानी जो सुबह आ रहा है उसकी जगह शाम को कर दो, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है ऐसा कहने वाले लोग हमको बहुत कम मिलते हैं। तो इस विषय को हम समझ रहे हैं। अब बिजली का जो विषय है ये सर्वसामान्य जनता का विषय है, चाहे बिल्डिंग में रहने वाले लोग हों या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, सभी त्रस्त हैं, यहां तक कि कमर्शियल वाले भी त्रस्त हैं। मैं कमर्शियल वालों का विषय हाथ में नहीं ले रहा हूं, सारे सेक्टर को रिलीफ दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर यानी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, चालों में रहने वाले लोग और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का जिस प्रकार से बिजली महंगा हुआ है, 3 गुना 4 गुना हुआ है, उसके ऊपर न्याय करना पड़ेगा, वरना आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। संजय जी, एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद जो है लोकसभा चुनाव और मुंबई सबसे बड़ा निशाना है उनके लिए, तो ऐसे में मुंबई आकर सबसे बड़ी झोपड़पट्टी आम आदमी यहाँ बहुत है, झोपड़पट्टी में रहने वाले इस लेवल के, तो ऐसे में उनका मुद्दा उसको आपने हाईजैक कर लिया, क्या उसके बढ़ते हुए प्रभाव पर आपको ताला लगाना था, ब्रेक लगाना था? मेरे ख्याल से अब आपके पास सवाल नहीं है। नहीं, ये बताइए अपनी पार्टी के खिलाफ आंदोलन संजय जी, भूमिका का सबसे बड़ी बात, जवाब दे चुका हूं। संजय जी, एक बड़ा सवाल है कि महंगाई का जो मुद्दा है, सिर्फ महंगाई की बात मैं पानी पे नहीं ले जा रहा हूँ, मैं अनाज और सब्जियों की बात जो आसमान छू रहे हैं उन बातों को लेकर भी एनसीपी को चलाया जाएगा। कोई शरद पवार कह रहे हैं उनके पास कोई, देखिए मैं सब्जियों के मामले में एक लाइन में आपको पूरा सच बताना चाहता हूं। दिल्ली में प्याज का भाव चुनाव के 2 दिन पहले तक 50 रुपए था, तथाकथित तौर पर जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन शाम को 20 रुपए किलो मिल रहा था। तो ये सब दिखावा ज्यादा है, सच्चाई कम है इसमें। जब राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो मेरे पास लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब 20 रुपए 22 रुपए रेट पे जब चाहो मुंबई में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कांदा देने के लिए तैयार हैं। मैं तैयारी में भी लग गया, फिर मैंने पता लगाया कि 28 रुपए हो गया और एवरीडे कम जा रहा है। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई में इमीडिएट तत्कालिक तौर पर अगर कोई गैप होता है उसकी वजह से होता है। दूसरा, जो जमाखोर होते हैं उनकी वजह से होता है, और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जवाबदारी राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकारों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए जमाखोरों के खिलाफ। तो सब्जी का भाव है, समय समय पर जो शूटअप होता है उसके पीछे एक आर्टिफिशियल ऑपरेशन होता है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब समय आएगा इसके ऊपर भी हम मुद्दा लेकर खड़े होंगे। लगातार अगर बात की जाए, महंगाई भ्रष्टाचार एक मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन क्या अचानक ये सारे लोग सड़कों पे आना शुरू कर दिए सरकार के खिलाफ और सरकार कुछ ऐलान कर दिया गया है, तो क्या ये वजह माने जाए लगातार हार जो कई राज्यों के अंदर बीजेपी और आप जो है वो लगातार खुल करके आती जा रही है? कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिशा गिरती जा रही है? देखिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जब रिजल्ट आए थे उस दिन कई चैनल पे मैं खुद ही स्वीकार कर रहा था और हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने भी स्वीकार किया है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम बार बार लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कोई सरकार जानबूझ के नहीं लाती। मजबूरियां हैं, जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है पूरी दुनिया की, जिसके तहत मंदी के दौर से गुजरते हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस प्रकार से कच्चा तेल का भाव बढ़ा है उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। हाँ, सरकार की तरफ से और एफर्ट होने चाहिए। एक उदाहरण देता हूं आपको, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, कोई 1.5 साल पहले मैं राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब के पास गया था और मैंने उन्हें कहा था कि जो सब्जी, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हमारे यहाँ आते हैं वो खेत से बाजार में आ रहे हैं, इस बीच जो सप्लाई चेन है वो 4 रुपए के प्याज की कीमत 22 रुपए 25 रुपए कर दे रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो उसमें एपीएमसी का रोल है, बीच में बड़े बड़े दलालों का रोल है, जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट है उनका रोल है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया जीआर निकाला, इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल। मतलब कोई भी आदमी खेत से सीधे सब्जी उठा के बाजार में लाके बेच सकता है, एपीएमसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ये जीआर को लागू किया जाए। उस समय मैं जब मिलके आया, कुछ अखबार वालों को बताया, बेचारों ने छापा भी, फिर मैंने कांग्रेस अध्यक्षा को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी, उनके सामने विषय रखा। मुझे खुशी है कि 2-3 दिन पहले इस बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया कि हम लोग ये रूट लेने जा रहे हैं। तो जो बीच में सप्लाई चेन है, जो दलाल हैं, जो एपीएमसी का रूट है, इन सारे चीजों को हटाना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए बगैर ब्यूरोक्रेटिक हैसल में आए
एकदम फटाफट डिसीजन लेना पड़ेगा, तो महंगाई के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो सकती है। आपने अभी कहा था कि इलेक्शन से पहले प्याज महंगी थी, अचानक भाव गिर गया, तो क्या इसमें राजनीतिक देखते हैं, कोई बड़े नेता की पॉलिसीज देखते हैं या कुछ और वजह है, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये जो कांदा, ये जो प्याज, सब्जी, चावल, गेहूं, इसके जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है नहीं, आप सबको मालूम है। ये जो स्टॉकिस्ट हैं वो कौन से कम्युनिटी के और कौन से पार्टी के सपोर्टर है सबको मालूम है। तो यही स्टॉकिस्ट सिर्फ चुनाव के दरमियान चीजों को महंगा कर देते हैं और बाद में चुनाव होता है और चीजें सस्ती हो जाती है। इसमें कम से कम सरकार का रोल और कांग्रेस का रोल मत ढूंढिए। हाँ, सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे वक्त पे ये जो अपराधी तत्व के लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए कायदा कानून सारी व्यवस्था है। एक सवाल है कि मुंबई में क्या आपको आप कॉम्पिटिटिव मानते हैं? अब ये सब रह गया। अभी हम सिर्फ बिजली पे बात कर रहे हैं। अभी बिजली का करंट लगा रहा हूँ, जान दो। चल प्रशांत भूषण आम आदमी के नेता थे, उन्होंने आज कहा कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी सांप्रदायिक है और कांग्रेस भी सांप्रदायिक है। देखिए, गांधी जी के जमाने से या कह सकता हूं आजादी के आंदोलन के जमाने से कांग्रेस पार्टी की एक अपनी सोच है, एक धारणा है, एक विचारधारा है, और उसी विचारधारा के आधार पर तब से ये पार्टी काम कर रही है। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ गंवाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो नए नए नेता निकल के आए हैं, वो अचानक उनको पता नहीं कहां से इल्हाम होता है और कभी भी कुछ भी बयान दे रहे हैं। कृपया करके इस प्रकार के उल जलूल बयानों से आम आदमी पार्टी के नेता सावधान हो जाए, वरना यही जनता अगर उनको कुर्सी पे बैठाती है तो यही जनता कुर्सी से उखाड़कर फेंक भी देगी। तो बिजली की दरें घटाने की मांग को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन की बात कर रहे हैं उत्तर मुंबई से सांसद संजय निरुपम। महाराष्ट्र सरकार को निरुपम ने धमकी दी है और धमकी देते हुए कहा है कि आंदोलन करूंगा, अगर मेरी बात पर जवाब नहीं आया, अगर मेरी बात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिजली सस्ती नहीं हुई, तो मैं आंदोलन करूंगा, मैं आंदोलन की रूपरेखा तैयार करूंगा। हालांकि कोई वक्त नहीं बताया कि कब तक वो इंतजार करेंगे महाराष्ट्र सरकार के जवाब का। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश भी करूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मिलने की।